Hello everyone, welcome back to our YouTube study channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Manufacturing Industries. प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर की जगह टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जो कि आज हम करने वाले हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह रह गया आपका, दूसरी इंडस्ट्री जो है बेटा वो बाकी रहती है, उसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आती हैं, अब सब टॉपिक्स के बाद आता है बेटा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। क्या आती है बेटा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है, देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसमें ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है ना, उसका मतलब देखो, मोबाइल का मतलब क्या होता है। मोबाइल का मतलब वो वाला मोबाइल नहीं होता बेटा जो आप चलाते हो। मोबाइल का मतलब होता है टू मूव। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो आपके होते हैं ना, वो आपके नोट मोबाइल होते हैं बेटा। नोट मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी नहीं रहती उनमें अंदर। क्या होते हैं? नोट मोबाइल होते हैं। इसका मतलब वो चल नहीं सकते। और लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो एनिमल्स में है ना, वो मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब वो चल फिर सकते हैं, एनर्जी अपनी मोबिलिटी में खर्च करते हैं। तो वही मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है। और ऑटोमोबाइल है जो अपने आप मूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो ये व्हीकल से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, जो हमारे व्हीकल से रिलेटेड है। और एक बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री होती है बेटा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं बेटा, जो डिफरेंट ब्रांड्स अपना अपना कार्य करते हैं, जो अपने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें और क्या पढ़ना है आपको। सॉरी, वो तो पढ़ा ही नहीं हमने। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? हम क्विक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड पैसेंजर्स का। गुड्स एंड सर्विसेज का भी और पैसेंजर्स का भी। नंबर 2, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसके लिए ये क्या होती है बेटा? जैसे ट्रक हो गया, या ट्रक के अलावा बाइक हो गई हमारी, कार होगी, स्कूटर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स वगैरह मैन्युफैक्चर इंडिया एट वेरियस सेंटर। तो इनके क्या है बेटा? इनके वेरियस सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स इनके हमारे देश में अवेलेबल है, जिनको इन्होंने क्या बोला? वेरियस सेंटर्स के बारे में अपग्रेड किया। After the liberalization, so there is the question arise, what is the liberalization? Liberalization क्या था सर? उसके बारे में आप प्लीज हमें बताइए कि लिबरलाइजेशन क्या था बेटा। तो ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था आपको। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो होती है ना बेटा, जो हमारी हमारी कंपनीज होती है ना, जैसे उन कंपनीज को, उनको लिबरलाइज कर दिया गया था। लिबरलाइज का मतलब होता है उनके ऊपर से, जैसे पहले के टाइम में गवर्नमेंट जो थी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट थी हमारी प्री इंडिपेंडेंस। और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सब सिस्टम रहा था, जब तक लिबरलाइजेशन नहीं आया था। तो प्री इंडिपेंडेंस की जगह प्री लिबरलाइजेशन सोचिए। प्री लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आप जब तक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आए थे, वहां तक समझिए आप, कि इकोनॉमी के रिफॉर्म नहीं आए थे तब तक। और एक होता है आफ्टर द इकोनॉमी रिफॉर्म्स। आफ्टर द इकोनॉमी रिफॉर्म्स, एक बार मैं दोबारा आपको देखो अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको ऐसे समझिए कि एक तो है बेटा आफ्टर, और एक है बेटा बिफोर। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, और रिफॉर्म्स में क्या क्या था बेटा? नंबर वन तो था बेटा ग्लोबलाइजेशन। नंबर सेकंड था, बी था इसमें, ग्लोबलाइजेशन के साथ था इसमें प्राइवेटाइजेशन। और नंबर सी में क्या था बेटा? लिबरलाइजेशन। और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है, ये उस टाइम के हमारे बहुत ही अच्छे रिनाउंस, हमारे क्या थे बेटा उस टाइम पे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। और मैं पर्सनली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पीएम थे हमारे, सॉरी एक बार पीएम भी रह चुके हैं वन टाइम। एक बार वो पीएम भी रह चुके हैं। उनका नाम था श्री मनमोहन सिंह, क्योंकि बहुत ही तगड़े इकोनॉमिस्ट है बेटा, उनको इनका श्रेय जाता है।
क्योंकि जब भारत की इकोनॉमी उस टाइम पे ग्रो नहीं कर रही थी तो हमारी बिल्कुल ही हम किसमें डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन वो घर वाला डिप्रेशन है कि वो चिंता में थे, नहीं। डिप्रेशन और इन्फ्लेशन, देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन इकोनॉमी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होता है और एक डिप्रेशन होता है बेटा, डिफ्लेशन भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन उसको बोलते हैं जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, कोई भी इन्वेस्ट करने को राजी नहीं होता और मंदी आ जाती है मार्केट में, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं बेटा, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही थी, तो उस इकोनॉमी को आगे उसमें ग्रोथ में अच्छा सुधार लाने के लिए हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे, दैट इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन भी था उसमें, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन भी था, और उन्हीं में एक था आपका लिबरलाइजेशन, जो इसमें टर्म लिखी हुई है आफ्टर लिबरलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या आते हैं बेटा, आपके वही आते हैं, एक्सपोर्ट आता है, और एक्सपोर्ट के साथ बेटा क्या आता है, इंपोर्ट आता है। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, अपने देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट करना, यही क्या था कि देश सभी को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इसी को साथ साथ सबके साथ इंपोर्ट भी होना चाहिए, ताकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डाटा हमारे देश में आ भी सके और हमारे देश से जा भी सके। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर थे बेटा बहुत सारे, उनको पब्लिक सेक्टर थे ना, जो पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के अंडर आते थे, उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके और बहुत सारी चीजें हो सके। उससे अलावा था एक लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या था बेटा, जब भी पहले आपको कोई भी यू वांट टू स्टार्ट ए कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको दो चीजों को मस्ट फेस करना पड़ता था। जैसे एक तो था रेड टेपिज्म, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई होती थी, और नंबर टू था लाइसेंस। नंबर टू क्या था बेटा, लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने इन दोजों को खत्म कर दिया, कुछ ही लाइसेंस अपने पास रखे जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, जैसे लीकर हो गया या किसी गन वगैरह का लाइसेंस वगैरह हो गया, इसके लिए लेना पड़ता था। तो इसको हमने क्या बताया गया बेटा, इसको लिबरलाइजेशन की तौर पे कहा गया है। और आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन हो गया था उसके बाद द कमिंग इन ऑफ ए न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड ऑफ डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट। देखो क्या बोला, न्यू, एक तो क्या बता रहा है बेटा, नई, और कैसी, कंटेम्प्रेरी, क्या बोल रहा है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक साथ जब कोई चीजें होती हैं, न्यू भी आई और कंटेम्पररी भी, मॉडल्स आई बेटा, जो एक साथ मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट आई, विच लेड टू द हेल्थी ग्रोथ इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, टू एंड थ्री व्हीलर। और इस डिमांड के द्वारा ही बेटा, इस डिमांड के कारण ही जो लोगों की क्या आई बेटा, डिमांड आई, उसी के कारण बेटा एक हेल्दी ग्रोथ हुई। वो हेल्दी ग्रोथ किसके बीच में हुई, दैट हेल्दी ग्रोथ इज बिटवीन, इंडस्ट्री में हुई बेटा। और वो इंडस्ट्री किसकी थी, पैसेंजर कार्स की भी थी, वन व्हीलर्स की भी थी, टू व्हीलर्स की भी थी, और थ्री व्हीलर्स की भी थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब लिबरलाइजेशन आया तो उसके बाद कंटेम्प्रेरी मॉडल्स के रूप में स्टिमुलेटेड हुआ, जब डिमांड फॉर व्हीकल्स मार्केट में आई लिबरलाइजेशन के बाद, तो एक हेल्दी ग्रोथ हुई बेटा, किसमें, इंडस्ट्रीज में एक हेल्दी ग्रोथ हुई। किस किस की बेटा, एक हेल्दी ग्रोथ हुई हमारे व्हीकल्स की, और इसलिए हमारे पैसेंजर कार्स को भी, टू व्हीलर्स को भी, और थ्री व्हीलर्स को भी क्या किया गया बेटा, उनकी डिमांड बढ़ी, उनकी क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब देखिए आगे देखते हैं। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस ए क्वांटम जंप हुआ लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक कोई भी जंप नहीं देखा गया था, 15 ईयर तक नो जंप, कोई भी जंप नहीं था। लेकिन ये एक जंप आया जिसको क्या बोला गया बेटा, क्वांटम जंप बोला गया, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम जंप आया। इसके द्वारा क्या हुआ बेटा, क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के द्वारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में हुए थे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था, और हमारी क्या थी, जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। तो इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस ए क्वांटम जंप इन द लेस देन 15 ईयर, में इतना ज्यादा जंप नहीं आया था। इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस ए क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स में आया बेटा, और हमने एक जंप को महसूस किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करते हैं। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होती है, जो बच्चे जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एफडीआई होती है।
जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें एफडीआई प्राप्त होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। लेकिन जब कोई विदेश से, देखो जब कोई इन्वेस्ट होता है बेटा, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट कहाँ पे होता है बेटा, कंट्री में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, अनदर कंट्री द्वारा इन्वेस्ट होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रोटीन न्यू टेक्नोलॉजी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में हुई, जो नई नई कंपनियां, न्यू कंपनीज हमारे देश में आई, प्रोटीन न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट, और हमारी इस इंडस्ट्री ने ग्लोबल डेवलपमेंट देखी। क्या देखी बेटा, ग्लोबल डेवलपमेंट देखी। तो जैसे एफडीआई हुई, तो एफडीआई के कारण हमारे देश में क्या आई, ये एफडीआई है तो उससे क्या आया बेटा, न्यू टेक्नोलॉजीज आई बेटा। क्या आई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई बेटा। ये भी अच्छा कंसेप्ट ना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर पढ़ाना, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी पर पढ़ाना, और इस तरीके से पढ़ाते रहना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। चलो आगे देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन द न्यू टेक्नोलॉजी अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। इसके साथ हमारी क्या हुई बेटा, ग्लोबल डेवलपमेंट हुई। क्या हुई बेटा, ग्लोबल डेवलपमेंट हुई। और हमने क्या एक्सपीरियंस किया था बेटा, क्वांटम जंप। क्या एक्सपीरियंस किया था, क्वांटम जंप को एक्सपीरियंस किया था, कि हमारी जो कि कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में वो जंप को नहीं देखा गया था। सो दैट इज कॉल्ड एज, इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आफ्टर द लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या प्रोटीन लेके आई, न्यू टेक्नोलॉजी अलाइंड द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट हुई बेटा। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, लोकेटेड अराउंड दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। देखिए तीनों, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। देख लेते हैं भाई, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं, देखते हैं। जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कौन कौन सी है। देखो दो चीजें तो बिल्कुल याद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन, सबसे पहले तो याद होगा दिल्ली, देश की कैपिटल। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है, जो हमने दिल्ली और मुंबई, क्या बड़े बड़े राज्य हैं, मुंबई, मैं बड़े बड़े निकाल रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे राज्य हैं। उसके अलावा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। अब आ गया, अब एक बार साउथ में आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, साउथ साइड देख लेते हैं एक बार। साउथ साइड में देख लेते हैं एक बार कौन कौन आता है। साउथ साइड में कौन है, हैदराबाद, पुणे, पुणे, हैदराबाद, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, और कोयम्बटूर है। और क्या है बेटा, कोयम्बटूर है। और क्या है बेटा, कोयम्बटूर है। ये क्या पे है बेटा, विच आर ऑन द साउथ साइड। कहाँ पे साइड है, कौन सी साइड है बेटा, ये आपके साउथ साइड में। कौन कौन से, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है। ये सारे के सारे है बेटा, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर है। और दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। और इसके अलावा जो यूपी से रहते हैं बेटा, वो कौन से रहते हैं, उस साइड यूपी साइड कौन से जाते हैं, कोलकाता और लखनऊ। अब देखो कौन कौन सी चीजें याद करनी है हमको भाई। एक तो क्या क्या हमारी दिल्ली है, एक मुंबई है, एक हमारी क्या पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है, कोलकाता है और लखनऊ है। और कौन है बेटा, लखनऊ है। देखो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से पहले आपको पता है, मैं एक बार रिवाइज जरूर करवाता हूँ, तो एक बार मैं आपको फटाफट से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो एक्सपेंशन हुआ, वो एक्सपेंशन हुआ था किसमें बेटा, इस इंडस्ट्री में। वो कब हुआ था, वो हुआ था बेटा आफ्टर लिबरलाइजेशन। किसके बाद, आफ्टर लिबरलाइजेशन। आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई लोगों की। क्या इंक्रीज हुई बेटा, डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इसमें क्या देखा गया, डिमांड इंक्रीज होने के साथ क्या देखा गया, इसके अंदर डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट हुई किसमें बेटा, इंडस्ट्रीज में। ठीक है। और ड्यू टू, अब एफडीआई आई बेटा, एफडीआई आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई बेटा। क्या आई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई। और हमने क्या चीज महसूस की बेटा, एक चीज महसूस की हमने, क्वांटम जंप मिला इस इंडस्ट्री को, जो कि कितने ईयर्स में था, 15 ईयर्स में था। और जो डिमांड जो हमारी इंक्रीज हुई थी, वो डिमांड इंक्रीज हुई थी वन व्हीलर की भी, टू व्हीलर्स की भी। वन व्हीलर तो क्या होता होगा, नहीं, टू व्हीलर्स की भी, थ्री व्हीलर की भी, थ्री व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर्स की भी, और पैसेंजर कार्स की भी। और उसके साथ साथ किसकी, पैसेंजर कार की भी। अब उसके बाद, इसके बाद स्टेट्स देखने हैं, तो एक तो क्या आता है बेटा, दिल्ली में है। दूसरा कहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ पे है, मुंबई में है। दिल्ली में है एक कहाँ पे है बेटा, मुंबई में है। और उसके अलावा अब साउथ के साइड कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पुणे हो गया,
हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के अलावा चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोयम्बटूर हो गया और हमारा कोलकाता हो गया। और क्या हो गया बेटा हमारा कोलकाता हो गया। ये सारे के सारे क्या थे बेटा हमारे मेन हमारे सोर्सेज थे। अब आगे देखिए, अब हमारी आती है आईटी इंडस्ट्री। देखो आईटी जो होती है ना, कहीं पे भी आईटी अगर आपका लिखा हुआ है ना, आईटी, आई का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन, और टी का मतलब क्या होता है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है बेटा, ये रिलेटेड होती है सर्विस सेक्टर से। किससे रिलेटेड होती है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है बेटा। तो हमारा सर्विस सेक्टर के रिलेटेड क्या था, आईटी। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का देखो अब हमें पढ़ना है, एक तो आईटी को पढ़ना है, एक आईटी के साथ किसको पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें देखो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आती है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में एक ही प्रोडक्ट नहीं आता, आपके पंखे से लेकर एसी से लेकर आपके प्लग से लेकर वायर से लेकर स्विच से लेकर बहुत सारी चीजें जो किससे आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आती है। अब देखो ट्रांजिस्टर सेट्स हैं, टेलीविजन है, टेलीफोन है, सेलुलर टेलीकॉम है, पेजर्स हैं। बेटा पेजर्स तो आपने नहीं देखा होगा, इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था मैसेज को सेंड करने के लिए, इसको पेजर्स बोलते हैं बेटा। मोबाइल फोन के आने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था जब मैसेज भेजना होता था। रडार्स हैं या फिर कंप्यूटर हैं। देखिए क्या क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, ट्रांजिशन के सेट्स हैं, टी से टेलीविजन, टी से टेलीफोन, सी से सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स हैं बेटा, या फिर आपके कंप्यूटर्स हैं। ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं बेटा। कैसे प्रोडक्ट हैं जो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब आगे देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर बेंगलोर हैज एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सी आई है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। अगर कभी भी कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल कौन सी है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है बेटा बेंगलुरु। कौन सी है, बेंगलुरु है, जो कि मेरी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। तो हम किसका नाम लेंगे बेटा, बेंगलुरु का नाम लेंगे, क्यों हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, उसका नाम है बेटा बेंगलुरु। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट सेंटर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर क्या बेटा, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता और मुंबई और पुणे और हैदराबाद और चेन्नई और कोयम्बटूर। ये तो सेम आ गया सारा का सारा जो मैंने पीछे पढ़ा था। दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जो जो आपका आपके व्हीकल से रिलेटेड है वही लगभग सारी की सारी कंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए है बेटा इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार इसको बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए, दिल्ली उसमें था, दिल्ली भी आपका है, उसके अंदर मुंबई भी था, मुंबई भी है, उसके अंदर पुणे भी था, उसके अंदर हैदराबाद भी था, चेन्नई भी था, बेंगलुरु भी था, कोयम्बटूर भी था और कोलकाता भी था और लखनऊ भी था। सेम है बिल्कुल। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है बेटा, उनके मेन सेंटर भी वो सेम है बेटा, जो आपके सेंटर किसके हैं, जो इसके सेंटर हैं बेटा, वो आपके बिल्कुल सेम है। तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे बेटा, जो जो आपके रिलेटेड है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से और उससे दूसरे वाली से। By 2010-11, software technology parks of India have came up across 46 locations at different center of India। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स STPI, देखो क्या बोला इसने, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर ऐसे क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर, टी से क्या बनेगा टेक्नोलॉजी, टी से क्या बनेगा पार्क, और आई से क्या बनेगा बेटा, इंडिया बनेगा। आई से क्या बनेगा, इंडिया बनेगा। तो STPI जो थे, STPI जो थे हमारे, वो टोटल कितने थे, 46 थे बेटा, एट डिफरेंट लोकेशंस पर, जिनकी क्या थी, डिफरेंट लोकेशन पर थी, इंडिया की डिफरेंट लोकेशंस पर थे हमारे सॉफ्टवेयर पार्क्स थे बेटा, जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर थे। अब आगे देखिए, एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ, आगे देखिए, ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस हैज बीन एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहला जो इनका काम था बेटा वो क्या हुआ था, STPI का क्या था बेटा, वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमारे क्या थे बेटा, STPI कितने थे, हमारे थे 46। और इनका मेन काम क्या हुआ था, इन्होंने क्या जनरेट किया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनका सबसे पहला काम था। जो इनका एम्प्लॉयड जनरेशन था, ये इनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था बेटा,
फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ करनी थी तो फर्स्ट नाम क्या आता है बेटा आपको, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आता है। तो देखिए एस्टिवल 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन सेक्टर आर वुमेन। देखो ध्यान रखना, और 30% जो वुमेन थी इसमें 30% जो एम्प्लॉयर्स थे बेटा, जो 30% एम्प्लॉयर्स इसमें काम करने वाली थी वो कौन सी थी बेटा, इसके अंदर वुमेन्स थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है बेटा। The industry has been major foreign exchange earner in the last 2 or 3 years because of fast growing business processing, outsourcing, resourcing। देखो इसमें एक बीपीओ होता है बेटा, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। टोटल कितने एसटीपीआई थे, 46 थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की 30% क्या थी बेटा इसमें, वुमेन्स थी। इसके बाद अब आता है बेटा एक नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो आता है बेटा बीपीओ। क्या आता है, बीपीओ। बी से बनता है बिजनेस, पी से बनता है प्रोसेस, ओ से बनता है आउटसोर्सिंग। ओ से क्या बनता है, आउटसोर्सिंग। ओ से क्या बनता है बेटा आपका, आउटसोर्सिंग बनता है। ओ से क्या बनता है आपका, आउटसोर्सिंग। द इंडस्ट्री हैज बीन ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। हमारा एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था, जिसमें से इन द लास्ट 2 और 3 ईयर्स में, इसमें लास्ट 2 और 3 ईयर्स में यू बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स क्या था, फास्ट ग्रोइंग क्या था बेटा, बिजनेस था, जिसकी वजह से क्या हुआ था बेटा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्नर थे बेटा वो ज्यादा हुए थे। जो हमारे सबसे सामने सबसे क्या आता है, सबसे मेन आता है। आगे देखिए, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। देखो अगर आपकी सॉफ्टवेयर में और आपकी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर एंड क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में अगर आपकी ग्रोथ होगी ना, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में ग्रोथ होगी तो इसका मतलब आपकी आईटी में भी क्या होगी बेटा, ग्रोथ पक्का होगी। तो ये ग्रोथ क्या होगी, बिल्कुल पक्का होगी, ग्रोथ आपकी होनी ही होनी है बेटा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नेक्स्ट टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया बेटा। देखो इंपॉर्टेंट इसके सेंटर कहाँ पे है बेटा, इसके इंपॉर्टेंट सेंटर के बारे में पढ़ा था। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर करती है बेटा, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को कवर करती है। इसके अंदर आते हैं बेटा ट्रांजिस्टर सेट्स आते हैं, आजकल टेलीविजन आता है, टेलीफोन्स आते हैं, सेलुलर टेलीकॉम आते हैं, पेजर्स आते हैं, रडार्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं। अब जो आपने पीछे पढ़ा था उसमें पढ़ा था, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बेंगलोर एमर्ज। अगर देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात आएगी ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात आए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है बेटा, बेंगलोर की बात हो रही है। और अगर कैपिटल की बात ना आए तो फिर भी समझ जाना कि बाकी सारे के सारे सेंटर वही हैं जो जो मेरे सेंटर दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोयम्बटूर थे बेटा। Information technology and industry software technology parts of India have come up across 46 locations हमारी है बेटा, डिफरेंट सेंटर्स पे बेटा। हमारी जो डिफरेंट सेंटर पे है बेटा, तो सबसे पहले एसटीपीआई की बात अगर हम करें तो एसटीपीआई कितने आए, तो जो मैंने बार बार बताया आपको 46, एस फॉर सॉफ्टवेयर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, पी फॉर प्रोसेसिंग, आई फॉर पार्क्स और फॉर इंडिया। आई से क्या बनेगा, इंडिया। 46 थे और इनमें 30% क्या थी बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, और इसमें 30% कौन थी बेटा, वुमेन थी। और उसके बाद इसने क्या बताया था, उसके बाद इसने बताया कि द इंडस्ट्री हैज ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 और 3 बिकॉज में ग्रोइंग पीपीओ आपका इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आईटी में ग्रोथ हुई है। और सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में इसका की है बेटा, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, वो हार्डवेयर के भी और किसके भी, सॉफ्टवेयर के भी क्या होते हैं बेटा, आईटी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से क्या होती है, सक्सेस होते हैं। सो वी कैन से दैट this is your two topics of the automobile industries and information technology, IT and electronic industries. So these are your examples and these are your concept before you about the information technology and electronic industry. I hope you will understand easily and well. थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही इस क्लास में, अभी के लिए इतना ही बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मिनरल्स की जो मिनरल की इंडस्ट्री होती है वो अपने कैसा रोल प्ले करती हैं उस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को
लेके आने में। अब जब इन्वायरमेंटल के डिग्रेडेशन मैंने सभी चैप्टर्स के लास्ट में पढ़े हैं, वो मैंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भी पढ़ा था, उसके बाद वो वाटर रिसोर्सेज में भी आया था और वो इन इंडस्ट्रीज में भी आएगा, क्योंकि ये हमारा मेन कंसर्न है कि हम डेवलपमेंट तो देखो सभी चैप्टर्स में हो रही है बेटा। वाटर सोर्सेज में भी डेवलपमेंट तो थी ना, जब बांध बनते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और मिनरल में तो हमने सीधा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात की है, और फॉरेस्ट में भी हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। लेकिन सबसे लास्ट में एक टॉपिक रह ही जाता है जहाँ पे हमें अपना एनवायरनमेंट को बचाना होता है। तो इनकी वजह से जो जो हानियां होती होंगी हमारी कंपनीज वगैरह को बेटा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वॉइस पोल्यूशन, और दूसरे पोल्यूशन वो किस तरीके से होते हैं बेटा। उन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।